हेलो बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी अध्याय 40 के असंक्रामक रोगों में आज हम शुरू करते हैं कैंसर। ये निम्नलिखित 7 प्रकार का आप देख रहे हैं। पहला कार्सिनोमा, ये उपकला उत्तक जैसे त्वचा या अंगों पर जो उपकला का आवरण पाया जाता है उसमें होता है। सार्कोमा, ये मध्य जनन स्तरीय अंग जैसे वक्र वगैरह के संयोजी उत्तक में होता है। ऑस्टियोमा, अस्थियों में होने वाला कैंसर। फाइब्रोमा, तंतुमय उत्तकों में होने वाला कैंसर। ग्लायोमा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जैसे मस्तिष्क में होने वाला कैंसर। मेलेनोमा, ये त्वचा में मेलेनिन युक्त जो रंजक कोशिकाएं होती है उसमें होता है। लिम्फोमा, ये लसिका तंत्र में होने वाला उत्तक है। अगर कैंसर के लक्षण देखें तो इसमें सूजन या फोड़ा ठीक नहीं होता है या ठीक होकर वापस हो जाता है। घाव से लगातार तरल पदार्थ निकलता रहता है। उत्तकों में गांठ जैसी संरचना बन जाती है। कब्ज या दस्त है, ये या तो ठीक नहीं होती है या ठीक होकर वापस हो जाती है। वजन में कमी आती है और निरंतर कफ बनता रहता है और गले में खराश रहती है। इसके उपचार के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अपनाई जाती है। रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव विकिरणों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, जबकि कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर औषधियों द्वारा इलाज किया जाता है। इन दोनों में बालों का झड़ना और अवरक्तता जैसे साइड इफेक्ट भी होते हैं। अच्छा, आजकल रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और शल्य क्रिया के संयोजन से भी कैंसर का इलाज किया जाता है। वर्तमान समय में आर इंटरफेरॉन का उपयोग भी कैंसर में करते हैं। ये आर इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करके कैंसर को नष्ट करता है। अगर कैंसर के कारण देखें तो वे भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं कार्सिनोजन कहलाते हैं। जैसे विकिरणें, ताप, दाब, ये भौतिक कैंसरजन है, जबकि तंबाकू का धुआं, एलएसडी रासायनिक कैंसरजन, जबकि ऑन्कोवायरस जैविक कैंसरजन का उदाहरण है। अआयनीकृत विकिरणें जैसे पराबैंगनी विकिरणें ये डीएनए में उत्परिवर्तन करके त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, जबकि आयनीकारी विकिरणें रक्त कैंसर उत्पन्न करती है। इसके निदान में बायोप्सी, इसमें संदेहजन उत्तक जिसमें कैंसर का संदेह है उसका टुकड़ा लेकर उसका पतला काट के उसे अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिकाओं की गणना करके कैंसर का पता लगाया जाता है, जैसे ब्लड कैंसर में। आंतरिक उत्तकों में कैंसर की जांच के लिए रेडियोग्राफी, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का उपयोग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कैंसर के समय प्रतिरक्षी बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं, उनके उपयोग से भी कैंसर का निदान किया जा सकता है। वाकई में कैंसर कोशिकाओं का रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन और विभेदन अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं में प्रोटो ऑन्कोजीन निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन ये कार्सिनोजन के संपर्क में आता है तो ऑन्कोजीन बदल जाता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है और कोशिकाओं में सस्पर्श सद्मन का गुण खत्म हो जाता है और कैंसर कोशिकाओं का गुच्छा या ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर के आधार पर कैंसर 2 प्रकार का होता है। पहला है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर को सदम ट्यूमर भी कहते हैं। इसमें कैंसर जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर सीमित रहता है, अर्थात अन्य अंगों में नहीं फैलता है। जबकि मैलिग्नेट को दुर्दम कैंसर भी कहते हैं, इसमें कैंसर अन्य अंगों में फैल जाता है। कैंसर कोशिकाओं का वह गुण जिसमें ये अन्य अंगों में फैल जाती है मेटास्टेसिस कहलाता है। अगला विकार एलर्जी। अच्छा, ये एलर्जन या मास्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न हिस्टामिन व सीरोटोनिन के कारण होता है। वे भौतिक और रासायनिक कारक जैसे धूप, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, पुष्प, सुगंध है, परागकण है, सूर्य का प्रकाश है, सर्दी, गर्मी, विशेष प्रकार के कपड़े, इन सब से एलर्जी होती है। इन्हें एलर्जन कहते हैं। और हमारा शरीर या मानव शरीर एलर्जन के प्रति अति संवेदनशील होता है और इन्हें नष्ट करने के लिए IgE प्रकार का एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। एलर्जी के लक्षणों में नाक बहना, छींकना, सांस लेने में कठिनाई वगैरह शामिल है। अगला विकार दमा या अस्थमा।
30 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों में अस्थमा एलर्जी के कारण होता है, जबकि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में एलर्जी का कारण नॉन एलर्जन कण, धूल और धुआं होता है। इसके लक्षणों में श्वास ब्रैंक्यूल यानी श्वास नलिका में संकुचन हो जाता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, त्वचा पर खुजली होती है, जुकाम और छींकें आती है। इसके बचाव के लिए जिस कारण से अस्थमा होता है उस पदार्थों के संपर्क में आने से बचना। अति रक्तदाब। सामान्यतः हमारे धमनियों में प्रकुंचन के समय 120 mmHg और अनुशीतन के समय 80 mmHg रक्तदाब होता है। यदि रक्तदाब 120 और 80 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो ये अति रक्तदाब कहलाता है। इसके कारण हृदयघात या मस्तिष्क आघात या वक्र को क्षति पहुंचती है। अगला विकार हृदय पेशी गलन रोध। इसका कारण कोरोनरी धमनी जो हृदय को रक्त पहुंचाती है में थक्का या चकता बन जाता है, बिंबाणु यानी आरबीसी का समुचयन हो जाता है, या एथीरोस्क्लेरोसिस के कारण कोरोनरी धमनी में रक्त का प्रवाह कम होता है, जिससे कारण हृदय को पर्याप्त रक्त और O2 नहीं मिल पाती है, जिससे कारण हृदय पेशी कार्य नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप वक्ष या सीने में तेज दर्द होता है और दर्द के साथ रोगी को मितली, उल्टियां और सांस लेने में कठिनाई भी होती है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसको सामान्य भाषा में हृदय द्वारा हार्ट अटैक भी कहते हैं। अंतिम विकार वात स्फीति। ये धूम्रपान या वायु प्रदूषण के कारण होता है। वात स्फीति में वात का मतलब वायु, स्फीति का मतलब अधिकता, यानी फेफड़े में, फुफ्फुस में वायु की अधिकता हो जाती है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि इसमें जो छोटी छोटी वायु कूपिकाएं हैं उनके मध्य की भित्ति समाप्त हो जाती है और बड़ी बड़ी वायु कूपिकाएं बन जाती है। इन बड़ी वायु कूपिकाओं प्रत्यास्थता कम होती है, जिससे कारण फुफ्फुस से संपूर्ण वायु निकल नहीं पाती है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम हो जाता है और वायु कूपिका और रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान भी कम हो जाता है। इस प्रकार हमने अध्याय 40 का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।